10 साल के लंबे इंतजार के बाद आज ये खुशी सविता और प्रकाश को मिली है। इस खुशी के लिए सविता और प्रकाश ने हर संभव असंभव प्रयास किए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जाकर माथा टेका, प्रार्थनाएं की, मन्नतें मांगी। पीर, फकीर, पंडित, ज्योतिष सभी के हाथ जोड़े। डॉक्टर, वैद्य, झाड़ फूक सभी तरह के इलाज करवाए। जिसने जो कहा वो किया। आखिर भगवान ने उनकी सुन ली। प्रार्थनाओं का फल आज उन्हें मिल ही गया। अपनी नन्ही परी को गोद में लेकर सविता और प्रकाश खुशी से झूम उठे। आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इतनी खूबसूरत बेटी को पाकर वो धन्य हो गए थे। ईश्वर ने उनकी झोली खुशियों से भर दी थी। साधारण आमदनी होने के बाद भी दोनों ने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला। उसकी हर फरमाइश पूरी की। खुद आधा पेट खाना खाकर अपनी लाडो किरण को उसकी मनपसंद महंगी महंगी चीजें खरीद कर खिलाई। एक से बढ़कर एक सुंदर ड्रेस, खिलौने और सभी कुछ अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर अपनी बेटी की इच्छा पूरी की। घर आंगन में खेलती उछलती किरण धीरे धीरे बड़ी होने लगी। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज में पहुंच गई। कॉलेज में पहुंचने के कुछ समय बाद ही खूबसूरत फैशनेबल किरण को नरेश नामक लड़के से प्यार हो गया। नरेश खूबसूरत और स्मार्ट नौजवान था। रोज नई नई गाड़ियों में आता और किरण को घुमाने ले जाता था। अब किरण को नरेश के बिना अच्छा नहीं लगता था। किरण ने नरेश को अपने मम्मी पापा से मिलवाया और कहा, मुझे नरेश से प्यार हो गया है, हम दोनों शादी कर रहे हैं। अपनी बेटी की हर बात मानने वाले किरण के मम्मी पापा को नरेश पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी जिद्दी बेटी को पहली बार डांट कर समझाया और कहा, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो और कुछ बनकर आत्मनिर्भर बनो। अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है। तुम नरेश के बारे में क्या जानती हो? कौन है नरेश? क्या करता है? उसका परिवार कैसा है? पहले हम नरेश के बारे में सारी जानकारी निकाल लें, तब तक तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। किरण को ना सुनने की आदत नहीं थी। उसने दूसरे ही दिन मंदिर में जाकर नरेश से शादी कर ली। हफ्ते 10 दिन बाद हनीमून से वापस आते समय किरण ने नरेश के कंधे पर सर रखकर पूछा, जानू, तुमने मुझे अभी तक अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ नहीं बताया, कब बताओगे? नरेश ने कहा, बस थोड़ी देर में हम अपने घर पहुंच रहे हैं। नरेश ने एक जोरदार झटके के साथ गाड़ी को ब्रेक लगाया। किरण ने कहा, क्या कर रहे हो? गाड़ी ठीक से चलाओ ना। नरेश बोला, नीचे उतरो, तुम्हारा घर आ गया है। किरण ने शर्माते हुए बड़े प्यार से बाहर देखा, दूर दूर तक नजरें दौड़ाई। आश्चर्य से देखती हुई बोली, ये क्या है? झोपड़पट्टी? हम यहाँ क्यों आए हैं? नरेश ने कहा, हम अपने घर आ गए हैं। क्यों मजाक कर रहे हो? वैसे ही मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। जल्दी से कुछ खाने का ऑर्डर कर दो। घर चलकर पहले कुछ खाएंगे, बाद में जिससे मिलवाना हो मिलवाते रहना। नरेश बोला, ये मजाक नहीं, मेरा घर है। अच्छा बाबा, पहले तुम मुझे अपनी आया से मिलवाना चाहते हो तो ठीक है, मिल लेती हूँ। किरण नीचे उतरकर अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए अनमने मन से उबड़ खाबड़ वाली कीचड़ भरी गलियों से होती हुई चलने लगी। बोली, तुम्हारे प्यार के कारण एक बार मिल लेती हूँ, बार बार नहीं मिलूंगी। लेकिन सच्चाई कब तक छुपाई छुप सकती है? जल्दी ही उसे पता लग गया कि नरेश एक ड्राइवर है, दूसरों की गाड़ियां किराए पर चलाता है। उसे अपनी बेवकूफ़ी का परिणाम जल्द ही समझ आ गया। बर्तन धोते धोते किरण ने अपनी आप बीती मैडम को सुनाई। सुनकर मैं हैरान रह गई। अगले दिन मैंने उससे कहा, तुम तो पढ़ी लिखी थी, तलाक देकर अच्छी नौकरी भी कर सकती थी। किरण बोली, आजकल अच्छी नौकरी मिलना कितना कठिन है, और मेरा तो ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ था। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। मेरे मम्मी पापा ने कहा है, तुम हमारे लिए मर चुकी हो और हम समझ लेंगे कि हमारी कोई औलाद ही नहीं है। रिश्तेदारों ने भी रिश्ता तोड़ लिया है। जहां भी नौकरी के लिए जाती थी, लोग ललचाई भरी नजरों से मुझे देखते थे।
अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मैं आप जैसे लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने का काम करती हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी शादी को कितने साल हुए हैं? उसने कहा, 1 साल मैडम। मैंने उससे फिर पूछा, तुम नरेश के साथ खुश हो? किरण बोली, नहीं मैम, नरेश की शराब की आदत के कारण उसकी ड्राइवर की नौकरी छूट गई है। अब वो कोई काम नहीं करता, दिन भर घर पर पड़ा रहता है और मेरी मेहनत की कमाई को शराब पीकर उड़ा देता है। मना करने पर गाली गलौज कर मारता है। मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन मजबूरी में उसके साथ रह रही हूँ। मैंने फिर किरण से पूछा, तुम्हारे सर्टिफिकेट और मार्कशीट तुम्हारे पास हैं क्या? वो बोली, हाँ मैडम। मैंने कहा, कल उन्हें अपने साथ लेकर आना। किरण ने जी मैम कहा। रात को डिनर करते वक्त मैंने अपने पति को किरण की पूरी कहानी बताई और उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा, हम किरण के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? इन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने थोड़ी देर बाद फिर पूछा, आपने कुछ बताया नहीं? ये बोले, किस बारे में? वही किरण के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। इनका जवाब था, देखो ज्योति, ज्यादा भावुक बनने की जरूरत नहीं है। हमें इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। और भी बहुत से काम हैं, उस पर ध्यान दो। इन छोटे छोटे लोगों की बातों में नहीं आना है। ये लोग मनगढ़ंत कहानी बनाकर तुम जैसी महिलाओं को बेवकूफ बनाकर सहानुभूति बटोरने का काम बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसा बोलकर मेरे पति तो रात को जल्दी सो गए, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं किरण के बारे में ही सोचती रही, ऐसा क्या करूं जिससे किरण का जीवन संवर सके। दूसरे दिन किरण अपनी मार्कशीट लेकर आई। हर क्लास में उसके साधारण नंबर थे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में भी पासिंग नंबर थे। मैंने कहा, तुम्हारे नंबर बहुत कम हैं। वो धीरे से बोली, मैंने कभी पढ़ाई को सीरियस लिया ही नहीं। मैं तो मौज मस्ती में ही सारा टाइम निकाल देती थी। परीक्षा के टाइम थोड़ा पढ़कर पास हो जाती थी। मैं बोली, अच्छा ये बताओ, तुम्हें और कुछ आता है? सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग? उसने ना में सिर हिला दिया। मैंने फिर पूछा, खाना बनाना तो जानती ही होंगी? वो रुआंसी होकर बोली, शादी से पहले मैंने 1 कप चाय भी नहीं बनाई थी। मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मेरे पापा मम्मी ने मुझे राजकुमारियों जैसा पाला था, लेकिन मेरी एक भूल ने आज मुझे नौकरानी बना दिया है। झाड़ू पोछा बर्तन करना तो दूर, मेरी माँ ने कभी मुझे झूठे बर्तन भी उठाने नहीं दिए थे। किरण का गला भर आया और वो सिसक सिसक कर रो पड़ी। मैंने किसी तरह उसे चुप कराया और उससे कहा कि जो हो गया उसे अब तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन आगे भविष्य को हम अच्छा बनाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। कुछ भी हो, हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। अब तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा, सब ठीक हो जाएगा। उसके जाने के बाद मैं फिर सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे किरण का जीवन संवर सके। मैंने ये बात अपनी जान पहचान वालों से और सहेलियों से कही, लेकिन किसी ने कुछ रुचि नहीं दिखाई। हाँ, थोड़ी बहुत सहानुभूति जरूर दिखाई। सब तरफ से निराश होने के बाद भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, अब आप ही कुछ कीजिए, मुझे कुछ राह दिखाइए। दूसरे दिन किरण सफाई कर रही थी तो स्टोर रूम के एक कोने में सिलाई मशीन देखकर वो बोली, मैम, आप कपड़े सिलती हो? हाँ, मैंने सिलाई में डिप्लोमा और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। पहले बहुत सी डिजाइनर ड्रेसेस बनाई हैं, लेकिन अब नहीं बनाती। किरण बोली, मैं भी कभी कभी सिलाई मशीन चलाकर अपने कपड़ों की फिटिंग करती थी। अच्छा, तुम्हें सिलाई मशीन चलाना आता है? मुझे आशा की एक नन्ही सी किरण दिखाई दी। मैंने उससे कहा, क्या तुम पुराने कपड़ों और रेडीमेड कपड़ों पर सिलाई लगाने का काम करोगी? किरण बोली, पर मुझे सिलाई नहीं आती। मैं तो ऐसे ही अपनी माँ के निर्देश पर ड्रेसों पर सिलाई कर देती थी। ठीक है, मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ, तुम उस पर सिलाई लगाओ। उसने कपड़ों पर बहुत अच्छे से सफाई के साथ सिलाई लगाई। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कपड़े सिलना सिखाऊंगी। आज से तुम रोज 2 घंटे कपड़े सिलोगी। ठीक है मैडम, मैं करूंगी कहकर किरण अपने घर चली गई।
दूसरे दिन से उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया। मैंने अपनी सोसाइटी और जान पहचान वालों से उसे पुराने और नए रेडीमेड कपड़े दिलवाए, वो भी बड़ी मेहनत से। सभी के कपड़ों पर सिलाई लगाकर उनके घर जाकर दे आती थी। धीरे धीरे मैंने उसे लेडीज कपड़े बनाना सिखाया। मैं उसे काट कर देती और वो सिल देती थी। धीरे धीरे कपड़े सिलवाने वालों की लाइन लग गई। मैंने बैंक में उसका खाता भी खुलवा दिया। एक एक करके उसने झाड़ू पोछा बर्तन धोने का काम छोड़ दिया। अब वो सलवार सूट ब्लाउज और सुंदर सुंदर फ्रॉक बनाने लगी। मैंने अपना एक बुटीक खोल लिया और किरण को पार्टनरशिप में काम करने के लिए रख लिया। हमें डिजाइनर कपड़ों के बहुत से ऑर्डर मिलने लगे। मैंने एक दिन किरण से कहा, अब तुम इस काम से थोड़ा समय निकालकर अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर लो। उसे भी ये बात अच्छी लगी। उसने पूरी मेहनत और लगन से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। साथ ही साथ उसने फैशन डिजाइनर का कोर्स भी कर लिया। किरण अब नए नए डिजाइनर कपड़े बनाना सीख गई थी। उसकी अच्छी आमदनी होने लगी। उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास जग गया था। अब नरेश की मार और गाली का उसे मुंह तोड़ जवाब देना आ गया है। पहले वो चुपचाप नरेश के अत्याचार सहती थी, लेकिन अब वो नरेश के उठे हाथ को पकड़कर मरोड़ना सीख गई है। मैंने एक दिन किरण से पूछा, अब तो तुम आत्मनिर्भर हो गई हो, अब तुम नरेश को तलाक देकर किसी अच्छे लड़के के साथ दूसरी शादी कर सकती हो। किरण बोली, नहीं मैम, मैं अब दोबारा शादी नहीं करूंगी। मुझे अब किसी भी पुरुष पर विश्वास नहीं है। अगर मेरी किस्मत में पति सुख होता तो नरेश ही अच्छा लड़का होता, यूं छल कपट नहीं करता। रही तलाक की बात, तो मैं कभी नरेश को तलाक नहीं दूंगी, क्योंकि अगर नरेश को तलाक दे दिया तो वो फिर किसी लड़की को धोखा देकर शादी कर उसकी जिंदगी खराब कर देगा। अब ना तो मैं नरेश के साथ रहूंगी और ना उसे तलाक देकर आजाद करूंगी। मैंने पूछा, फिर आगे भविष्य में क्या करने का इरादा है? किरण बड़े आत्मविश्वास से बोली, मैं इसी काम को विस्तार से बढ़ाकर अपनी एक नई पहचान बनाऊंगी और मेरी जैसी जरूरतमंद लड़कियों की मदद करूंगी। जैसे आपने मुझ में आत्मविश्वास जगाया है, वैसे ही मैं भी किस्मत की मारी लड़कियों को सहारा देकर उनका आत्मविश्वास जागृत करूंगी। बहुत खूब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। मैं किरण के मम्मी पापा से जाकर भी मिली और उन्हें बहुत समझाया कि किरण से गलती हो गई है, उसे माफ कर दीजिए। किरण अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा है, साथ ही साथ पश्चाताप भी कर रही है। मैंने उनसे कहा, अगर आपकी कोई बहुमूल्य वस्तु कीचड़ में गिर जाए तो आप क्या करोगे? उन्होंने तुरंत कहा, उसको हम कीचड़ से निकालकर धोकर साफ करके फिर से रखेंगे। मैंने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। किरण भी तो आपकी बहुमूल्य बेटी है, वो भी तो दलदल में गिरकर फंस गई है, उसे नहीं निकालोगे क्या? सविता और प्रकाश को मेरी बात समझ में आ गई। उन्होंने अपनी लाडली बेटी किरण को फिर से अपना लिया। आज किरण का कारोबार बहुत फैल चुका है। अपने मम्मी पापा के साथ रहकर किरण बहुत सी बेसहारा महिलाओं की मदद कर रही है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।